स्वागत है आप सभी का अवेयर माइंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुमन शाह। पेट जीएस क्रैश कोर्स में हम लोग आज मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि आपको सिलेबस अगर दिखाएं तो इसमें सीधे गुप्त वंश और हर्षवर्धन यानी गुप्तोत्तर की बात की गई है, लेकिन मौर्य से गुप्त तक पहुंचने के लिए आपको मौर्योत्तर वंश को थोड़ा सा समझना जानकारी है। इसीलिए हम लोग आज मौर्योत्तर काल को बेसिक सी चीज़ें को समझते हुए फिर गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल पर चलेंगे। मौर्योत्तर काल का समय की बात करें तो भारत में 200 बीसी से 300 एडी तक का 500 सालों का यह काल मौर्योत्तर काल कहलाता है। इसमें भारत में कुछ देशी और कुछ विदेशी राज्य होते हैं। हमने पिछली क्लास में कहा था अशोक के पौत्र संप्रति के उज्जैन के वाले क्षेत्रों में विदेशी राज्य और जबकि इधर दशरथ वाले क्षेत्रों में देशी राज्य निकलकर सामने आते हैं। और इस देशी में एक शुंग, फिर कण्व, फिर सातवाहन, फिर चेदी और संगम राज्य महत्वपूर्ण है। जबकि विदेशी वाले में हिंद यवन, शक, पल्लव और कुषाण प्रमुख रूप से आते हैं। इसमें एक एक कर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस काल की जानकारी का स्रोत हमें कहाँ से मिलता है, इस दृष्टिकोण से जो प्रमुख स्रोत है और इस काल की प्रमुख महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके राइटर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक महाभाष्य को ध्यान रखेंगे। यह महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया था। पतंजलि के महाभाष्य से इसकी जानकारी मिलती है। फिर गाथा सप्तशती जो सातवाहन शासक हाल द्वारा लिखा गया था। नाम ही है इनका हाल। ये सातवाहन शासक थे। कालिदास की रचनाएं भी इस समय काफी महत्वपूर्ण है, जिनमें एक नाम है मालविकाग्नि मित्रम। और यह आपके कालिदास की रचना थी। इन सब से हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलता है। इस समय भास की रचना स्वप्नवास दत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वप्नवास दत्ता जो भास की रचना थी। अश्वघोष की काफी रचनाएं जैसे बुद्धचरित, सौंदरानंद, सरिय पुत्र प्रकरण, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय पुराण वगैरह भी लिखे जाते हैं। इससे हमें इस काल की जानकारी मिलती है। आगे बात करें इससे पहले एक चीज और आपको एडिशनल तौर पर आपको बता दें। देखिए, बर्तन जो हैं ये हर काल में अलग अलग हैं। जैसे हड़प्पा का जो बर्तन है ये अलग से एडिशनल तौर पे कुछ बातें ध्यान रखिए। वो लाल है और काले रंग की उस पर संरचनाएं बनाई गई है। जो वैदिक काल के जो बर्तन हैं, वैदिक काल के, वो एक तो गेरुआ रंग के हैं। दो वैदिक काल में भी ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक है। तो वैदिक काल में एक ऋग वैदिक काल में गेरुआ रंग का है, जबकि उत्तर वैदिक काल में ये चित्रित धूसर है। ठीक है, चित्रित धूसर है। बुद्ध काल की बात करें अगर, तो बुद्ध काल का जो बर्तन है ये आपका नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, यानी काला पॉलिश किया हुआ है। मौर्य काल की बात करें तो यहाँ भी आपके नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है। फिर मौर्योत्तर काल की बात करें तो मौर्योत्तर काल के जो बर्तन मिलते हैं ये वापस से आपको लाल मिलते हैं, और गुप्त काल के जो बर्तन हैं ये भी आपके लाल मिलते हैं। तो हर काल के बर्तन को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब इसकी बात करें एक एक करके, कुछ जो यहाँ से फैक्ट बन सकते हैं विदेशी शासकों से।
सबसे पहले विदेशों की बात करते हैं, उसके बाद देशी की करेंगे। तो पहला विदेशी शासक था आपका हिंद यवन। हिंद यवन से सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, इसे इंडो ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। इंडो ग्रीक, हिंद यवन, हिंद यवन। इसकी दो शाखा थी, एक शाखा थी यूक्रेटाइडीज, इसकी दो शाखा थी, एक शाखा का नाम है आपका यूक्रेटाइडीज, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तक्षशिला थी। और इसकी जो दूसरी शाखा थी वो था यूथिडेमस, यूथिडेमस। और यूथिडेमस की जो शाखा थी ये सियालकोट था, इसकी जो राजधानी थी वो थी सियालकोट, सियालकोट। इस यूथिडेमस में जो सबसे बड़ा राजा हुआ था वो था मेनांडर, और मेनांडर को ही नागसेन ने दीक्षित किया था, और नागपन्हो नामक रचना मेनांडर के ऊपर लिखी गई थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें नागपन्हो किस पर लिखा गया है, तो मेनांडर पर लिखा गया है, और नागसेन ने इसे मिलिंद नाम दिया था। और इसका नाम नागपन्हो नहीं, माफ कीजिए, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो दिया गया था, और मेनांडर को मिलिंद नाम दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो नागसेन द्वारा दिया गया था। जो बौद्ध भिक्षु थे, नागसेन ने मिलिंद को, मेनांडर को ये मिलिंद नाम दिया था, और इस पर किताब लिखा था मिलिंद पन्हो। जो प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे वो है, सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे। तो यहाँ एक शासक है हिंद यवन, स्ट्रेटो सेकेंड। स्ट्रेटो द्वितीय ने सबसे पहले 25 BC से 10 AD तक ये शासन किया था, और इस समय इसने शीशे का सिक्के चलवाया। शीशा का सिक्का चलवाया स्ट्रेटो सेकेंड, ये काफी महत्वपूर्ण है आपका। सर्वप्रथम सोने के सिक्के अगर पूछे जाएं तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के तो ये भी हिंद यूनानियों ने ही चलवाया था, हिंद यूनानी ने। लेकिन अगर नियमित सिक्के की बात किया जाए, नियमित सोने के सिक्के की बात किया जाए, तो नियमित रूप से सोने का सिक्का कुषाणों ने चलवाया था, कुषाणों ने चलवाया था, कुषाण शासकों ने करवाया था। तो ये 2 पॉइंट माफ कीजिए काफी महत्वपूर्ण है इसके लिहाज से, प्रश्न पेट के लिहाज से। अगले शासक की बात करें तो अगला शासक शक है। शक से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसका सबसे महत्वपूर्ण बात राजा रुद्रदामन था, रुद्रदामन था। और रुद्रदामन कादर्मक वंश से संबंधित है। शकों की भी कई वंश थी, जिसमें कादर्मक वंश से संबंधित है रुद्रदामन। इसके दादा का नाम चेस्टन था, इसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसके दादा का नाम चेस्टन है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। रुद्रदामन अपने इतिहास में जाना जाता है जूनागढ़ अभिलेख को लेकर, जूनागढ़ अभिलेख को, जूनागढ़ अभिलेख जो कि गिरनार पहाड़ी पर लिखवाया गया है। यहाँ अशोक के अभिलेख भी मिलते हैं। इस अभिलेख की भाषा की बात किया जाए तो ब्राह्मी है, भाषा संस्कृत है, भाषा संस्कृत है, जबकि लिपि की बात किया जाए तो लिपि ब्राह्मी है, ब्राह्मी लिपि में है। और इसकी शैली चंपू शैली है, यानी काव्य शैली है, काव्य शैली में है। और इसमें रुद्रदामन की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। इसी में यह बताया गया है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का रिनोवेशन करवाया, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, और इसने इस बात के लिए कोई भी टैक्स नहीं लिया है, यानी बिना बेगार के इसने इसका रिनोवेशन करवाया।
सुदर्शन झील की बात करें तो इसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया था गुजरात में, और इसे 3 व्यक्तियों ने रिनोवेशन करवाया था। एक अशोक, दूसरा आपका रुद्रदामन जो शक शासक है, और तीसरा आगे चलकर स्कंदगुप्त मिलेंगे, और ये स्कंदगुप्त गुप्त शासक हैं, इसने इसको रिनोवेशन करवाया था। ठीक है। जो रुद्रदामन है इसने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को भी पराजित किया। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को रुद्रदामन ने पराजित किया, रुद्रदामन ने हरा दिया। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और शको ने चांदी के सिक्के खूब जारी किए थे, इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। आगे चल के गुप्त भी करेंगे, लेकिन चांदी के सिक्के इस काल में बहुत ज़्यादा जारी कर रहे हैं शक लोग। ठीक है। रजत मुद्रा काफ़ी सारा जारी कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा जो वंश है वो है पल्लव। पल्लव पल्लव में एक बात महत्वपूर्ण बात ये याद रखने की है कि इसकी राजधानी तक्षशिला थी, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण राजा है उसका नाम है गुंडू फर्नीस। गुंडू फर्नीस सबसे महत्वपूर्ण राजा है। इसके तक्षशिला से काफ़ी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये भी ईरान की तरफ से भट्ट पर आक्रमण किए थे। कुछ विशेष इनके बारे में डिटेल नहीं है, न प्रश्न बनेगा इससे। कुषाण, कुषाण आपका चौथा राजवंश है, अंतिम है, जो विदेशों में है। और कुषाण मंगोलिया के यूची कबीलाए के निवासी थे। जब चीन में दीवार बन गया तो ये भारत की ओर आए, भारत पर आक्रमण किए, और भारत में इसकी दो शाखा काफ़ी प्रमुख है। एक तो है कैडफिसस शाखा, कैडफिसस शाखा, जिसमें कुजुल कैडफिसस और भीम कैडफिसस दो राजा हुए। और इसके बाद तीसरा राजा कनिष्क हुआ, और इसी को कनिष्क शाखा के नाम से भी जानते हैं, कनिष्क शाखा। कुजुल कैडफिसस को कुषाणों का संस्थापक कहा जाता है। ये संस्थापक है, और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है। भीम कैडफिसस वास्तविक संस्थापक है, यानी रियल फाउंडर यही है। इसके समय में विशेष प्रसिद्धि हुई। इसने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी करवाए, और इसकी राजधानी पेशावर थी। तो कुषाणों में सोने का सिक्का जारी करने वाला जो प्रथम शासक है वो है भीम कैडफिसस, और इसका कुषाणों का सबसे महत्वपूर्ण राजा कनिष्क हुआ, जिससे काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कुषाणों का ये सबसे महान शासक था। इसकी राजधानी एक तो थी पेशावर और दूसरा था मथुरा। इसने अपनी 2 राजधानी बनाई। ठीक है। इसके समय में भारत का जो सीमा थी वो रूस से लेकर के बनारस तक फैली हुई थी, यानी काफ़ी दूरी तक ये अपना राज्य को फैला लेता है। ठीक है। इसने चीन पर भी आक्रमण किया, सिल्क रूट पर भी कब्जा कर लिया था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है 78वीं ईस्वी में, 78वीं एडी में कैलेंडर जारी करना, कैलेंडर चलाना, और इस कैलेंडर का नाम शक संवत रखा गया, और भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर यही है। इसका प्रारंभ चैत माह से होता है, और अभी अगर वर्ष की बात करें तो ये 78वीं एडी में चलाया गया, यानी जितना वर्ष चल रहा है उसमें से उस वर्ष को घटा लिया जाए तो वर्तमान में इसका वर्ष निकल सकता है। तो जैसे वर्तमान में 1945 चल रहा है, तो जो भी वर्ष निकालना उसमें 78 को घटा लेना है, क्योंकि 78वीं एडी में यह कैलेंडर चलाया गया था। फिर कनिष्क ने कई विद्वानों को संरक्षण दिया। इसके संरक्षण विद्वानों में एक अश्वघोष काफ़ी महत्वपूर्ण है। अश्वघोष ये राजकवि थे। इनकी कई रचनाएं हैं, जिसमें बुद्धचरित, शरीयपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद काफ़ी प्रमुख है। इसके दरबार में चरक नामक चिकित्सक भी रहते थे। चरक जो चिकित्सक थे, इनके पुरोहित का नाम संघरक्ष था, संघरक्ष पुरोहित था। नागार्जुन इन्हीं के समय में थे। नागार्जुन जो शून्यवाद के जनक माने जाते हैं, शून्यवाद का, इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। वसुमित्र भी इस समय थे,
और यही वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी करते हैं, चौथी बौद्ध संगीति। और ये चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के का शासनकाल में ही हुई थी। धर्म जो अगर कनिष्क की बात करें तो धर्म इनका बौद्ध था, बौद्ध धर्म से ये संबंधित थी। और इसी चौथी संगीति में ही महायान और हीनयान में विभाजन हो जाता है। ये हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। हालांकि यह धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु था और इसने वैष्णव धर्म को भी काफी प्रोत्साहन देता है, संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देता है। इसने दो कला का संरक्षण और विकास करवाया, एक था गांधार स्कूल ऑफ साइकिल और दूसरा मथुरा स्कूल ऑफ साइकिल, जो दोनों मूर्ति कला से संबंधित थे और मूर्ति कला में काफी विकास हुआ। इसने मथुरा में देवकुलों की स्थापना करवाई, मथुरा में देवकुलों की स्थापना करवाई। इसमें मृत राजा का मंदिर और उनकी प्रतिमा का निर्माण किया गया। भीम कटफिसस व स्वयं की मूर्ति इसने बनवाया। इसमें इसको लंबा कोट, हाथ में तलवार ली और बड़ा जूता पहने हुए दिखाई देता है। इसने जो है पेशावर में संघाराम नामक बिहार बनवाया, संघाराम बिहार अपनी राजधानी में बनवाया, संघाराम नामक बिहार इसने अपनी राजधानी में बनाया। और कश्मीर में इसने कनिष्कपुर नामक शहर बसाया, कनिष्कपुर शहर कश्मीर में इसने बसाया। ठीक है, इसके जो हैं जो गांधार स्कूल ऑफ साइकिल है, इसमें बौद्ध मूर्ति में बोधिसत्व वगैरह के प्रमाण मिलते हैं, जबकि जो मथुरा कला शैली है उसमें इसने हीनयान वाले को संरक्षण देने का प्रयास किया। या कह सकते हैं हीनयान वाले तो पत्थर मतलब बनाते ही नहीं थे मूर्ति, इसमें जैन, बौद्ध और हिंदू मूर्ति और लाल बलुआ पत्थर इत्यादि का प्रयोग किया गया। इसके बाद इसके कई शासक उत्तराधिकारी हुए, लेकिन वो फेमस नहीं हुए और वो एक के बाद एक खत्म हो गए। अब अगर देसी शासकों की बात करी जाए तो देसी शासकों में हमने कहा 4-5 आते हैं। एक है शुंग, फिर है कण्व, फिर है सातवाहन, चौथा चेदी और पांचवा संगम राज्य, ये आते हैं। इस संगम राज्य को अलग से देखना उचित है, लेकिन इस शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी को यहाँ देखना महत्वपूर्ण है। इनसे सबसे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात है शुंग वंश से। इसका जो संस्थापक है वो है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। इसने बृहदर्थ की हत्या करके गद्दी प्राप्त करी थी, जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था। बृहदर्थ की हत्या करके गद्दी प्राप्त कर ली थी। ये बनारस का अमात्य था, बनारस का मंत्री था। जब ये राजा बनता है तो इसने वैष्णव धर्म के संरक्षण के लिए काफी प्रयास किया और इसने यज्ञ करवाया। इसने अश्वमेध यज्ञ करवाए, अश्वमेध यज्ञ। और उस अश्वमेध यज्ञ का जो पुरोहित था वो पतंजलि को बनाया गया, पतंजलि, तो पतंजलि जिसने महाभाष्य लिखा है, बाबा रामदेव के गुरु। और इस बात की जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है, अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख में लिखा है जो 2 अश्वमेध यज्ञ इसने करवाया और इसने 36 वर्ष तक लगभग शासन किया। जो इसके शासन काल में एक हिंद यवन शासक जो है जिसका नाम था मतलब एंटियाल किड्स, उसका राजदूत हेलियोडोरस, हेलियोडोरस किसके शासनकाल में, तो 9वां शासक है शुंग वंश का, 9वां शासक का नाम है भागभद्र। तो भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आया, हेलियोडोरस आया, यहाँ आकर भागवत धर्म ग्रहण करता है और इसने जो है विदिशा में, गुजरात में विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया, गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। अंतिम राजा की बात करें इस वंश की तो अंतिम राजा देवभूति है, यही इसकी इम्पोर्टेंस है, जो यह अंतिम राजा है। और देवभूति की हत्या किसने की, तो इसकी हत्या वासुदेव कण्वा ने की थी और उसने कण्व वंश की नींव रखी, कण्व वंश। तो संस्थापक है कौन इसका, वासुदेव कण्व, वासुदेव कण्व इस वंश का संस्थापक था। और इसने हत्या करी थी किसकी, तो देवभूति की हत्या करी थी, देवभूति की हत्या करी और कण्व वंश का नींव रखा। इसमें वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मन कई राजा हुए। तो इसमें अंतिम राजा का नाम है सुशर्मन और सुशर्मन की हत्या सिमुक करके सातवाहन वंश की नींव रखता है। और इसमें कुछ और कण्व वंश में कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं, केवल संस्थापक और अंतिम राजा आपको ध्यान रखनी है।
सातवाहनों की बात करें तो सातवाहन इस काल के सबसे महत्वपूर्ण रूप से सामने आते हैं। सातवाहनों का जो संस्थापक था वो सिमुक था। सातवाहनों का संस्थापक सिमुक है। और इसने किसकी हत्या करी थी? तो देवभूति की हत्या करके, देवभूति की हत्या, सॉरी, सुशर्मन की हत्या करके ये गद्दी प्राप्त करता है। सिमुक ने सुशर्मन की हत्या करके गद्दी प्राप्त करी थी। और मौर्यों के बाद सबसे अधिक प्रभावशाली राज्य इन्होंने ही अपनी कायम करी। प्रभावशाली राज्य, वैष्णव धर्म को संरक्षण देते थे और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। आंध्र प्रदेश के आसपास प्रतिष्ठान थी इनकी वास्तविक राजधानी, प्रतिष्ठान थी। इसमें कई राजा हुए हैं, इसमें कई राजा हुए हैं और इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे प्रमुख है। गौतमी पुत्र सातकर्णी इन राजाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस गौतमी पुत्र सातकर्णी को धर्म व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। इसने 4 वर्णों वाली व्यवस्था को, जो सनातनी व्यवस्था थी, इसे वापस से लागू किया। ठीक है, इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। इसे वेदों का रक्षक कहा गया। वेदों का रक्षक, अद्वितीय ब्राह्मण, ये सब इसे कहा गया। दक्षिण वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को, जिसे रुद्रदामन हराता है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को दक्षिणापथेश्वर कहा जाता है। यानी इसने दक्षिणी के मार्गों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसे दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। इसके सिक्के पर इसे 2 जहाजों, 2 पतवार वाले जहाज का चित्र बना हुआ है। 2 पतवार वाले जहाज का चित्र बना हुआ है इसके सिक्के पे, जहाज का चित्र बना हुआ है 2 पतवारों से। सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी था और इसके बाद सातवाहन की भी चीजें खत्म हो जाती है। और इसी सातवाहनों के जो एक सामंत होते हैं उनका नाम है गुप्त लोग, और यही सामंत गुप्तों ने गुप्त राजवंश की नींव रखी थी। इसमें सबसे अंतिम की बात करें तो चेदी वंश महत्वपूर्ण है। चेदी वंश, और चेदी वंश के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो इसका संस्थापक महामेघवाहन था। महामेघवाहन था, महामेघवाहन। चेदी वंश कलिंग में था, कलिंग में था। यानी अगर बात करें तो इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में कलिंग वंश था। इसके संस्थापक महामेघवाहन थे। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा खारवेल था और इस खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख काफी प्रमुख है। इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष की चर्चा मिलती है, भारतवर्ष की चर्चा मिलती है। और इसकी जैन धर्म की ओर काफी रुझाव था, तो ये जैन धर्म का समर्थक था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अगर इसमें बताएं तो आपने देखा मौर्योत्तर काल में ये विदेशी और ये देशी राजा हुए हैं। अब गुप्त काल की अगर बात करें तो गुप्त काल में आपने देखा किस तरीके से सातवाहन के एक सामंत ने गुप्त काल की नींव रखी थी। तो आइए अब उसे हम लोग देखते हैं, गुप्त काल को। गुप्त काल के बारे में अधिकांश जानकारी कालिदास की पुस्तकों से होती है और कालिदास की पुस्तक इस लिहाज से यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कालिदास की पुस्तक इस हिसाब से यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं गुप्त काल की। इसमें कालिदास की पुस्तक प्रमुख रूप से यहाँ पे आती हैं। कालिदास की पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न के लिहाज से। एक विक्रमोवश्यम को इसमें ध्यान रखना है, विक्रमोवश्यम। दूसरा मालविकाग्नि मित्रम, जो एक नाटक है, मालविकाग्नि मित्रम। फिर यहाँ अभिज्ञान शकुंतलम,
अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, रघुवंशम, कुमार संभव, कुमार संभव, मेघदूतम, मेघदूतम और ऋतु संहार प्रमुख है। ऋतु संहार प्रमुख है। ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा अगर अन्य अगर लेखकों की बात करें जो इस काल के हैं, तो एक शूद्रक, और शूद्रक का लिखा हुआ मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी भी इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर मुद्रा राक्षस यानी विशाख दत्त की लिखी हुई किताब मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं। वात्स्यायन का द्वारा लिखा गया यहाँ कामसूत्र भी इसी काल की प्रमुख रचना है। कामसूत्र जिसमें गृहस्थी की 24 कलाओं की वर्णन की गई है। और फिर वराह मिहिर, वराह मिहिर द्वारा लिखी हुई भी इस काल की कई रचना है, जिसमें जो ज्योतिष से संबंधित है, जिसमें पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, लघु जातक, हृदय जातक बहुत महत्वपूर्ण है। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, लघु जातक, बृहद जातक सब महत्वपूर्ण है, जो ज्योतिष से संबंधित रचनाएं हैं। धार्मिक साहित्य की बात करें तो इस समय ब्राह्मण साहित्य काफी अपने जोरों पर था। ब्राह्मण साहित्य सबसे ज्यादा यहाँ पे लिखे गए हैं। ब्राह्मण साहित्य इस काल में स्मृति ग्रंथ लिखे गए। स्मृति ग्रंथ जिसमें नारद स्मृति, पराशर स्मृति ये सब लिखे गए। इस समय रामायण और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया, यानी रामायण महाभारत को इस समय बेहद स्तर पर बढ़ाया गया और अंतिम रूप दिया गया। रामायण में इस समय 24,000 श्लोक पहुंच गए थे। उत्तर वैदिक काल में वाल्मीकि रामायण में केवल 8,000 श्लोक थे, लेकिन इस समय 24,000 श्लोक पहुंच गए थे। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए, जबकि उत्तर वैदिक काल में इसमें 18 पर्व और 8,000 श्लोक ही थे। आठ 8,000 श्लोक थे, जो इस काल में बढ़कर 1,10,000 के आसपास श्लोक हो गए। भीष्म पर्व जो गीता है, ये गुप्त काल में ही जोड़ा गया। रामायण के 7 कांड थे, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड ये सब। और महाभारत के 18 पर्व के रूप में आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व और आश्रम वार्षिक पर्व महत्वपूर्ण थे। तो ये 18 पर्व इस समय आए थे। पुराणों के लेखन का कार्य जारी रहा, लेकिन अब ये पुजारी के हाथों में आ गया। ऐतिहासिक घटनाओं को बोलने वाले को चरण भट्ट, मागसूत इत्यादि के नाम से जाने जाने लगा था। तो इस समय ये हुआ था। अगर राजनीति की बात करें, राजनीति की बात करें तो इस समय एक महान वंश आया, जिसमें श्री गुप्त वंश में आए। फिर इनका पुत्र घटोत्कच था, घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त। इसे चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से भी जानते हैं। यह वास्तविक संस्थापक के रूप में सामने आया गुप्त वंश का, जबकि श्रीगुप्त इसके फाउंडर थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त था, क्योंकि श्रीगुप्त और उनका पुत्र घटोत्कच ये सातवाहनों के सामंत के रूप में कार्य करते थे, सातवाहन के सामंत थे, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक था। इसने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। इसका पुत्र समुद्रगुप्त काफी महत्वपूर्ण है, और समुद्रगुप्त उत्तर भारत के राज्यों को डायरेक्ट नियंत्रण में ले लिया, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों को जीत कर पुनः आजाद कर दिया। इसकी चर्चा प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति
इसके दरबारी कवि हरिसेन ने इसकी प्रशंसा में एक प्रशस्ति पत्र लिखा है, एक प्रशस्ति लेख लिखा है, जिसे अशोक के अभिलेख के ऊपर ही लिखा गया है। इसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। यह मूल रूप से कौशाम्बी में था और अकबर ने इसे जहांगीर ने इसे उठाकर अकबर के किला के अंतर्गत रखवा दिया था और इस पर उसने अपने भी लेख लिखे हैं। तो ये समुद्रगुप्त का पुत्र रामगुप्त था और वो रामगुप्त एक अयोग्य शासक था, इसलिए उसे उसके भाई ने हटा करके चंद्रगुप्त, जिसे द्वितीय कहा जाता है, और इसने एक रियल सत्ता स्थापित की और इसने शकासुर का अंत भी किया। दरअसल रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकासुर को दान में दे दिया था, डरकर उसे दे दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय इस बात के लिए नाराज था और वो रामगुप्त की हत्या किया और शकासुर का भी वध किया। इसके बाद इसने अपने आप को एक सम्राट घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। इससे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसे हम लोग अभी देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त प्रमुख राजा हुए। स्कंदगुप्त के बाद के उत्तराधिकारी बहुत कमजोर हुए और इसके बाद गुप्तों का पतन होना स्टार्ट हो गया, जिसके बाद गुप्त पतन हो गए। इसका अंतिम राजा विष्णुगुप्त था। यह इसकी इंपोर्टेंस ही। तो यहाँ पे आपको देखने के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त को देखना महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त प्रथम की भी बात करें तो इससे भी एक प्रश्न बन सकते हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यह गुप्तों का वास्तविक संस्थापक है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने एक कैलेंडर चलाया 319 ईस्वी में, जिसे हम लोग गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। 319 एडी में इसने एक कैलेंडर चलाया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। यह प्रथम गुप्त शासक था जिसने सोने का सिक्का चलाता है ये, और इसके एक सिक्के पे लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी को इससे रिंग पहनाते हुए दिखाया गया है। इसका पुत्र समुद्रगुप्त काफी प्रमुख था। सबसे प्रसिद्ध राजा के रूप में ये था समुद्रगुप्त, और इसके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के रूप में इसके दरबारी कवि हरिसेन ने इसकी काफी प्रशंसा की है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। ठीक है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये काफी शक्तिशाली था और इसने पूरे भारत को रौंद डाला, तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नालंदा एवं गया ताम्रपत्र के अनुसार इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, इसने उत्तर भारत के राज्यों को पूर्ण रूप से जीत लिया, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों को जीत कर पुनः आजाद कर दिया। इससे इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। रामगुप्त बहुत अयोग्य शासक था और इसने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को दान कर दिया, जिसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो इसका भाई था, इसने रामगुप्त की हत्या कर दी, साथ ही साथ शकासुर का भी हत्या कर दिया। और इस बात की चर्चा भास की किताब देवी चंद्रगुप्तम के नाटक में भी मिलते हैं। देवी चंद्रगुप्तम नामक कहानी में भी मिलते हैं, जो विशाख दत्त द्वारा रचित है। माफ कीजिए, विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त द्वारा रचित है। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता की भांति बहुत महान शासक था। इसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और उसका अंत कर दिया, और इसके उपलक्ष्य में इसने चांदी का सिक्का जारी किया। क्या जारी किया? तो चांदी का सिक्का जारी किया। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें कालिदास भी एक प्रमुख थे। 9 रत्नों में कालिदास सबसे प्रमुख, धनवंतरी जो चिकित्सक थे, वररुचि, फिर छपनक, शंकु, बेताल भट्ट जादूगर, अमर सिंह घटक पर
और वराहमिहिर बहुत प्रमुख थे। वराहमिहिर बहुत प्रमुख थे। तो ये 9 लोग कालिदास, धन्वंतरी, वररुचि, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकपर और वराहमिहिर इनके दरबार में रहते थे। इसके दरबार में एक बहुत प्रमुख व्यक्ति आया था, चीनी यात्री, जिसे फाहियान कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह, फाहियान आया था। इसके कई अन्य नाम भी मिलते हैं, देवगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कई भी नाम मिलते हैं। देवगुप्त, देवराज, देवश्री, इसने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण करी थी, विक्रमादित्य। परम भागवत की पहली उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण करी थी और यह भी परम भागवत की उपाधि धारण करता है। फिर कुमारगुप्त हैं और कुमारगुप्त की उपाधि श्री महेंद्र थी। कुमारगुप्त ये भी काफी महत्वपूर्ण था, इसकी उपाधि श्री महेंद्र थी। और शंकरादित्य भी इसे कहा जाता था। इसने अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए थे और सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और इसके दसपुर शिलालेख से, दसपुर जिसे मंदसौर शिलालेख भी कहते हैं, दसपुर मंदसौर शिलालेख से रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त के बाद महत्वपूर्ण है स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त इतिहास में जाना जाता है हूणों को हराने के लिए। हूणों को हराने के लिए इस समय भारत पर हूणों का आक्रमण होता है और जिसके कारण गुप्त वंश खत्म होता है, लेकिन स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा लिया था और ये मध्य एशिया से आए थे और इसकी चर्चा भीतरी गाजीपुर अभिलेख में मिलती है। और स्कंदगुप्त की एक सबसे महत्वपूर्ण बात और ये है, इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। इसने सुदर्शन झील का रिनोवेशन करवाया था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इसके बाद प्रवर्ती शासक बहुत निर्बल तथा कमजोर हुए और उनका अंत हो गया। अंत होने के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्य उठकर खड़े होते हैं, जिसमें एक शासन के रूप में हर्षवर्धन काफी महत्वपूर्ण आ जाते हैं और इसे वर्धन वंश के नाम से जानते हैं और इस बात को गुप्तोत्तर काल के नाम से जानते हैं। इस गुप्तोत्तर काल में केवल हर्षवर्धन काफी महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के थे। पुष्यभूति वंश के थे। इनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी और इन्होंने बाद में अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। ये भारत के एक महत्वपूर्ण सम्राट के रूप में आते हैं। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। इनके भाई का नाम राज्यवर्धन था। इनके बहन का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री ये पिता है, प्रभाकर वर्धन पिता है, राज्यवर्धन भाई है और राज्यश्री इनकी बहन थी। राज्यश्री की शादी होता है ग्रहवर्मन के साथ और वो ग्रहवर्मन कन्नौज का राजा था। अब दरअसल यहाँ पे समस्या ये होती है, जब हर्षवर्धन लगभग 13 साल के होते हैं तो इस समय थानेश्वर यहाँ था, कन्नौज यहाँ। तो इस समय बंगाल का राजा शशांक ने और इधर मालवा क्षेत्र का शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, यानी इनके बहनोई की हत्या कर दी। राज्यवर्धन जब अपने बहनोई की मौत का बदला लेने आता है तो इन्हें भी यहाँ पर धोखे से मार दिया जाता है। इन्हें भी यहाँ धोखे से मार दिया जाता है। अब इस बात से लेकर काफी परेशान होते हैं इनके पिताजी और इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है।
इनकी बहन राज्यश्री को बंदी बना लिया जाता है और ये 13 साल की उम्र में अपना राज्य छोड़ देते हैं, क्योंकि इधर से हूनों का आक्रमण भी होता रहता है। वही हून जो गुप्त वंश को खत्म कर देता है। पिता की मृत्यु के बाद ये अपने राज्य छोड़ देते हैं और काफी समय प्रवासी जीवन जीते हैं। बाद में ये अपनी बहन के राज्य को आते हैं और बहन को भी छुड़ाते हैं जेल से। साथ ही साथ वहां पर अपना कब्जा कर लेते हैं। शशांक को भागने पर विवश होना पड़ता है और ये भारत के एक महान सम्राट के रूप में बनकर सामने आते हैं। हालांकि शशांक के समय ये बंगाल पर कब्जा नहीं कर पाता है और शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल को जीत लेता है। ये अपने पूरे भारत को जीतने के लिए ललायित रहता है, आता रहता है, लेकिन नर्मदा के तट पर इसे एक पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक था, बादामी के चालुक्य था, पुलकेशिन द्वितीय इसे नर्मदा के तट पर रोक देता है। और इस बात की चर्चा एहोल अभिलेख में मिलती है। एहोल अभिलेख जो रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है, जो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था, इसमें ये चर्चा मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी से आगे बढ़ने से रोक दिया हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन की कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रश्न के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं। इसकी 3 रचनाएं काफी फेमस है। एक का नाम है प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली, तीसरा नागानंद। ये 3 रचनाएं हर्षवर्धन की काफी प्रमुख हैं। इसके समय वेनसांग नामक चीनी यात्री भारत आता है। ये इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेनसांग, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और वेनसांग आता है आपके हर्षवर्धन के समय। इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी कन्नौज थी। इसने शिवादित्य की उपाधि धारण की। इसने हूनों को हराया। बाद में इसने हूनों पर विजय प्राप्त करी। इसने कश्मीर तथा नेपाल पर विजय प्राप्त किया। इसने देवगुप्त को हराकर जो मालवा है, मालवा पर कब्जा किया देवगुप्त को हरा के। इसने बंगाल को जीता। शशांक की मृत्यु के बाद इसने बंगाल को जीता। और शशांक ने एक चीज और यहाँ ध्यान रखेंगे, यह बौद्ध विरोधी था। शशांक बौद्ध विरोधी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा के गंगा जी में डलवा दिया था। वर्तमान का बोधि वृक्ष अपनी पीढ़ी की 5वें वृक्ष है। तो बौद्ध विरोधी होने के कारण शशांक ने गंगा जी में फिकवाकर बोधि वृक्ष को फिकवा दिया था। अब इसे थोड़ा सा गुस्सा दिलाने के लिए हर्षवर्धन ने एक 5वीं बौद्ध सभा आयोजित की थी, जिसे आमतौर पर कहा जाता है 5वीं बौद्ध सभा हुई है। लेकिन ये शशांक को थोड़ा सा जलाने के लिए 5वीं बौद्ध सभा हर्षवर्धन ने आयोजित करवाई थी, लेकिन ये 5वीं बौद्ध सभा नहीं है। इसे प्रयाग में आयोजित किया गया था। ये हर्षवर्धन हर 12 साल पे प्रयागराज में एक कुंभ मेला का आयोजन करवाते थे और इसमें ये अपनी पूरी संपत्ति को दान कर देते थे। ठीक है। हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था जिसका नाम है वाण भट्ट और इसने हर्षचरित नामक किताब लिखी है। हर्षचरित नामक किताब लिखी है। इसके 8 भाग हैं। 3 भाग वाण भट्ट के बारे में है और 5 भाग हर्ष के बारे में राजनीतिक सांस्कृतिक चर्चा की गई है। वाण भट्ट की एक प्रमुख पुस्तक कादम्बरी भी है। कादम्बरी भी वाण भट्ट की एक प्रमुख चर्चा है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। प्रयाग में जो ये परिषद का आयोजन किया था इसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। महामोक्ष परिषद। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे इसके समय में कन्नौज को महोदय नगर के नाम से जानते हैं। कन्नौज को इस समय महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। और ये जो मैंने कहा है, जो बौद्ध सभा यहाँ पे 5वीं बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, ये कन्नौज में ही बुलाई गई थी। ये प्रयागराज में नहीं बल्कि कन्नौज में ही बुलाई गई थी। इसे अपडेट कर लें, ये कन्नौज में ही बुलाई गई थी। इसे प्रयागराज में नहीं बुलाया गया था, इसे कन्नौज में बुलाया गया था, यानी इसकी अपनी राजधानी में बुलाया गया था। वेनसांग भारत आता है तो वेनसांग भारत में आकर एक किताब लिखता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस किताब का नाम है सी.यू. की। इसमें भारतवर्ष के बारे में काफ़ी चर्चा मिलती है। तो ये आपकी महत्वपूर्ण पॉइंट है।
जिसमें अपने इस क्लास में मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को देखा है, जिसके साथ आपके यहाँ पे ये प्राचीन भारत का कंप्लीट टॉपिक हो जाता है। और फिर यहाँ से राजपूत काल, सल्तनत काल, मराठा और ब्रिटिश राज्य एवं उसके आर्थिक प्रभाव। तो भारत के इतिहास में आपको एक मध्यकालीन भारत देखना होगा, जिसके अंतर्गत आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।